हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर राशि मैम। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं बच्चे केमिस्ट्री को डिस्कस कैसे, फन बना के, है ना। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बच्चे, जैसे कि आपको हमारे लास्ट लेक्चर से क्या पता चला, ये पता चला कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है क्लास 9th का चैप्टर। क्या टाइटल है चैप्टर का? मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th। और आज जो है वो है हमारा लेक्चर नंबर 3 बेटा, ठीक है। तो हम ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर्स जो हैं वो पहले ही क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जिन दोनों लेक्चर्स में हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी थी इस चैप्टर के बारे में। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके हमारी वीडियोस पे उन दोनों लेक्चर्स को भी फटाफट देख सकते हो, ठीक है बच्चे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले हर बार हम एक चीज करते हैं। अब वो क्या है बच्चों? वो है एक क्विक रिवीजन कि हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें आखिर क्या क्या पढ़ा था। तो चलिए आज भी सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कस किया था। लेट्स रिवाइज। तो सबसे पहले हमने देखा था क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर को। मतलब बच्चे, जब हमने लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि आखिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो हम अपने मैटर को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें क्या आता है, उसमें आती हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चे, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ये देखा था कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इसके होते हैं क्या क्या टाइप्स। क्या होती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर? एक होती है हमारी सॉलिड स्टेट बच्चे, ठीक है। दूसरी होती है क्या, लिक्विड स्टेट। और एक होती है गैसियस स्टेट, ठीक है बच्चे। क्या हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर सिर्फ होती हैं 3? हाँ या ना बताइए, जरा दिमाग पर जोर दीजिए। और ये मैम ने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों, है ना। वो क्या कि स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं होती 3, बल्कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं 5, मतलब 5 स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चे। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट के साथ साथ हमारे पास हैं 2 और स्टेट्स भी। वो क्या हैं? वो है प्लाज्मा और उसके साथ है 5th स्टेट ऑफ मैटर जो कि थी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, हमने एक एक करके इन सभी स्टेट्स ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज को किया था डिस्कस कि आखिर सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर हमने देखा था कि प्लाज्मा क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, 5th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जो कि होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है बच्चे। तो ये सब चीजें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज देखते हैं कि जो हमारा आज का न्यू लेक्चर है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम। तो चलिए आज के लेक्चर का देखते हैं ओवरव्यू सबसे पहले, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे आज हम? आज हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब क्या हुआ मैम? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आपको एक स्टेट ऑफ मैटर को बदलना है किसमें, दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में,
तो वो आखिर होगा कैसे, ये हमें पढ़ना है। अब ये करने के लिए यानी कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को करने के लिए, अपनी मैटर की स्टेट को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हैं बच्चे दो रास्ते। अब वो दो रास्ते क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला है हमारे पास क्या, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, मतलब अगर आप टेम्परेचर को बदल दो, टेम्परेचर को क्या कर दो, चेंज कर दो, तब क्या होगा, तब आपकी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी चेंज हो जाएगी। तो एक ऑप्शन क्या है हमारे पास, बाय चेंजिंग दी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को चेंज करके अपनी स्टेट ऑफ मैटर को हम चेंज करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास बेटा, बाय चेंजिंग प्रेशर, मतलब टेम्परेचर को चेंज करने से तो स्टेट बदलती है, पर साथ साथ में अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तब भी क्या चेंज होती है, हमारी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे इवेपोरेशन के फिनोमेना को बच्चे, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या है, इवेपोरेशन है। तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर ये इवेपोरेशन है क्या चीज। उसके बाद हमें देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको बदलने से, जिनको चेंज करने से किसमें चेंज आएगा, इवेपोरेशन में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम साथ मिलके करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, यानी कि क्या बच्चे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब हमारा जो मैटर है बच्चे, मैटर क्या था, कैसे डिफाइन किया था हमने अपने मैटर को, हमने कहा था anything which occupies space and has mass is called matter। इसका मतलब क्या हुआ मैम, हमारे आसपास कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, तो उनमें बेटा जितनी भी चीजें हैं जो क्या करती हैं, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, उसका सीधा सीधा मतलब निकला ये कि उनके पास होता है एक वॉल्यूम बच्चे। ठीक है, और क्या करती हैं, और जो चीजें कुछ ना कुछ मास होता है, जिनका मास रखती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वो सभी चीजें हैं मैटर बच्चे। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि जो मैटर की स्टेट्स है ना, जैसे कि क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, आखिर इनको एक दूसरे में हम कैसे बदलेंगे। मतलब अगर मुझे सॉलिड से जाना है, अगर बच्चे मुझे सॉलिड से जाना है लिक्विड स्टेट में, तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, या फिर मुझे सॉलिड से जाना है गैस स्टेट में बच्चे, तो इस प्रोसेस को मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमें देखना है, इसे क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। उसके साथ साथ में एक और चीज भी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। अब जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स कहा मैंने, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है स्टेट्स को आपस में अदला बदली कर देना, मतलब सॉलिड को बदल देना लिक्विड में, या फिर लिक्विड को बदल देना गैस स्टेट में बच्चे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, या फिर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि ये सारी जो कन्वर्जन है बच्चे, इनके लिए हमने क्या रखे हैं, इनको हमने दिए हैं नाम। मतलब अगर सॉलिड जो है
वो बदल जाए किसमें, लिक्विड में, तो हम उसे क्या कह के बुलाते हैं, मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस को किस में बदलेगी, लिक्विड सब्सटेंस में। ठीक है बच्चे, तो एक एक करके हम इन सारी प्रोसेसेस को भी कर लेते हैं क्या, डिस्कस। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम कर रहे क्या बच्चे, अगर हम अपनी सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करें किसमें, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, मतलब जो हमारा मैटर था जो कि सॉलिड था, उसे हमने क्या कर दिया, उस मैटर को हमने चेंज करा है लिक्विड स्टेट में बेटा। ठीक है, तो अब हम इस प्रोसेस को जिसके थ्रू ये सॉलिड स्टेट बदल जाएगी लिक्विड स्टेट में, इसे हम क्या कह के बुलाएंगे, हम इसे कहते हैं मेल्टिंग की प्रोसेस बच्चे। ठीक है, क्या कहेंगे, मेल्टिंग प्रोसेस, या फिर एक और नाम है इसका, वो क्या है, दूसरा नाम है फ्यूजन। ठीक है, तो आप इसे दोनों तरीके से बुला सकते हो, मतलब जब भी किसी प्रोसेस के अंदर आप सॉलिड स्टेट से मैटर को चेंज कर दो किस में, लिक्विड स्टेट में, तब आप क्या कह सकते हो कि वो प्रोसेस है मेल्टिंग की प्रोसेस या फिर फ्यूजन की प्रोसेस। दोनों टर्म्स ही हमारी एकदम ठीक है बच्चे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लीजिए, कैसे, अगर आपने घर पे ली क्या, एक आइस क्यूब कहां से लाओगे, अपने फ्रीजर से निकाल के लाओगे, है ना, तो भाग के लेकर आइए क्या, एक आइस क्यूब, और उसे रख दो अपनी टेबल के ऊपर। ठीक है बच्चे, ये आइस क्यूब जब आप टेबल के ऊपर रखोगे तो थोड़ी ही देर में क्या होगा, सब कुछ पानी पानी हो जाएगा, है ना, ये आइस क्यूब जो है ये पिघल कर हो जाएगी क्या, पानी पानी, मतलब आइस बदल गई किस में, वाटर में। तो यहाँ हुआ क्या, जो आइस क्यूब था बच्चे वो कौन सी स्टेट थी, वो थी हमारी वाटर की सॉलिड स्टेट, है ना। और जब वो आइस क्यूब पिघली तब उसने क्या बनाया, उसने बनाया वाटर। वो किस स्टेट में है, वो है हमारा लिक्विड स्टेट में। ठीक है बच्चे, तो आखिरकार बर्फ के पिघलने पर हुआ क्या, ये सोचिए जरा। तो हुआ ये बच्चे कि जब आपकी बर्फ पिघली और उसने बनाया पानी, तब क्या हुआ, वाटर चेंज हुआ अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, है ना। तो इस प्रोसेस को ही तो कहते हैं क्या, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। ठीक है बच्चे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि आइस मेल्ट होके बना रही है पानी। ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। ये तो हमने क्या पढ़ा कि आखिर मेल्टिंग की प्रोसेस होती क्या है। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी प्रोसेस को। ठीक है, उसमें क्या होगा बच्चे, अगर क्या हो, लिक्विड स्टेट से आपका जो मैटर है ना वो चेंज हो जाए किस में, सॉलिड स्टेट में बच्चे। ठीक है, मतलब लिक्विड से सॉलिड बन गया, तब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वो प्रोसेस है फ्रीजिंग की प्रोसेस। ठीक है, क्या कहेंगे, वो है फ्रीजिंग की प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास में या एक कटोरी में पानी लीजिए और उसे जाकर रख दीजिए ठंडा ठंडा कूल कूल होने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो कुछ ही टाइम बाद, कुछ घंटों बाद में भी आप क्या देखोगे कि जो आपने पानी रखा था वो पानी ठंड में जमकर क्या बन गया है, अब वो ठंड में जमकर बन गया है बर्फ, जो कि किस स्टेट में है, अब है
सॉलिड स्टेट में, है ना। अगर आप क्या करो, वाटर को रख दो फ्रीजर के अंदर फ्रीज होने के लिए, तो कुछ टाइम बाद वो बना लेगी आइस। अब वाटर जो था वो तो था लिक्विड स्टेट में, है ना, और जो आइस हमारे पास आई वो किस स्टेट में है, वो है सॉलिड स्टेट में, है ना बच्चे। तो आपने क्या किया, ऐसा करके आपने लिक्विड स्टेट को बदल दिया किसमें, सॉलिड स्टेट में। यानी कि आपने क्या प्रोसेस कराई, आपने यहाँ पे कर दी फ्रीजिंग की प्रोसेस। ठीक है, ये देखिए यहाँ फ्रीजिंग में क्या हुआ, लिक्विड वाटर जो था ये जमकर बन गया आइस यानी कि बर्फ। ठीक है बच्चे, तो अभी हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि मेल्टिंग या फिर फ्यूजन किस प्रोसेस को कहते हैं, और दूसरा क्या देखा कि फ्रीजिंग किस प्रोसेस को कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आ जाओ यहाँ, कहाँ, लिक्विड के पास और गैस के पास बच्चे। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, आप लिक्विड को चेंज कर देते हो किस में, गैस स्टेट में। ठीक है, लिक्विड स्टेट में था मैटर, हमने उसको बदल दिया किस में, गैस स्टेट में। तो यानी कि क्या प्रोसेस हमने कराई, हमने करा दिया इवेपोरेशन, या जो एग्जैक्ट टर्म है वो क्या होगी, वो होगी बॉइलिंग बच्चे। ठीक है, इवेपोरेशन नहीं बल्कि एग्जैक्ट टर्म क्या होगी, बॉइलिंग कराई है हमने। ठीक है, बॉइल करा है उसे। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो तो हम डेली ही अपने किचन में करते हैं। ऐसा क्या करते हैं, पानी उबालते हैं ना हम अपनी किचन में, कभी चाय बनाने के लिए, कभी कॉफी या फिर खाना बनाने के लिए। हम क्या करते हैं, पैन में लेते हैं वाटर, जो कि किस स्टेट में है बच्चे, वो वाटर है लिक्विड स्टेट में, है ना। लेते हो ना आप अपने पैन के अंदर पानी यानी वाटर, जो कि होता है किस में, लिक्विड स्टेट में। उसके बाद आप क्या करते हो, इसको करते हो गरम, यानी कि इसे करते हो हीट, और ये क्या करता है, पानी जो है उबलने लग जाता है, इसमें से बुलबुले और साथ में गरम गरम भाप भी निकलती है। वो भाप, वो स्टीम क्या है बच्चे, ये जो बनी, क्या बनी, स्टीम। आखिर ये स्टीम है क्या, ये स्टीम जो है ना बेटा, ये स्टीम और कुछ नहीं बल्कि आपका वाटर ही तो है। बस क्या हुआ यहाँ पे, बस यहाँ पे हमारे वाटर की जो है स्टेट ही चेंज हुई है। मतलब जो वाटर था ना लिक्विड स्टेट में, अब वो बन गया है वाटर इन गैसियस स्टेट। ठीक है बच्चे, यानी कि हमने क्या देखा, बॉइलिंग की प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम अपनी लिक्विड स्टेट को चेंज कर देंगे, मतलब उसे बदल डालेंगे किसमें, गैसियस स्टेट में। ठीक है, ये देखिए इवेपोरेशन या फिर एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। ठीक है, वो कब होती है प्रोसेस, जब लिक्विड बदल रहा है गैस में बच्चे। ठीक है, आगे चलें। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एक और प्रोसेस। ठीक है, वो क्या होगी, अगर मानो जो गैस फॉर्म में मैटर है उसको आप ले गए कहाँ, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में ले गए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये है कंडेंसेशन की प्रोसेस बच्चे। ठीक है, गैस स्टेट से अपने मैटर को आप जब भी कहाँ ले जाओगे, लिक्विड स्टेट में ले जाओगे, तब आप क्या कहेंगे, आप ये कहोगे कि प्रोसेस हुई है कंडेंसेशन की। ओके बच्चा, अब देखो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा, वो ये होगा बच्चे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ।
देखो आपको करना क्या है, आपको लेनी है एक केटल। केटल होती है ना हमारे घर में, ठीक है, उस केतली यानी कि केटल, ठीक है, केतली होती है, उसमें क्या करना है, पानी को गर्म करना है, बहुत ज्यादा गर्म करना है, ताकि वो क्या दे, वो दे स्टीम यानी कि गैस की फॉर्म में वाटर वेपर्स, ठीक है, यहां से क्या निकलेगी, स्टीम निकल रही है बच्चे, ठीक है। अब आप क्या करो, इसके पास लेके जाओ एक पैन, ठीक है, और इस पैन में क्या करना, इस पैन के अंदर डाल देना खूब सारी आइस क्यूब्स, जो कैसी होंगी, ठंडी ठंडी जमी हुई आइस क्यूब्स होंगी ना, वो डाल देना इस पैन के अंदर। फिर क्या करना, इस पैन के ऊपर डालना यानी कि पास करना इस स्टीम को बच्चे। तो आप क्या देखोगे, अगर आप यहाँ पे एक ग्लास रख दोगे तो क्या होगा, यहां से जब ये स्टीम लगेगी कहाँ, जाके ये टकराएगी किससे, आपके आपका जो पैन है ना उसके बॉटम से, जो कि बहुत ठंडा है। तब ये क्या करेगी, ये स्टीम जो है वो वाटर में चेंज हो जाएगी और वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ से आपकी ग्लास में कलेक्ट होने लग जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो यानी कि जब आपने ऐसा किया तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने अपनी स्टीम को चेंज कर दिया वाटर में, ठीक है बच्चे। यानी कि जो मेरा H2O था कहाँ, वो था गैस की फॉर्म में, मैंने उसे बदल दिया H2O लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है बच्चे। और ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम क्या करेंगे, जिसमें हम अपने गैस से बना देंगे लिक्विड, उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस। मतलब स्टीम से जब आपने बनाया लिक्विड वाटर, तब प्रोसेस जो हुई वो क्या है, वो है आपकी कंडेंसेशन की प्रोसेस, ठीक है बच्चे। अब ये चार प्रोसेस हम देख चुके हैं, क्या क्या, फ्रीजिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है और हमारा कंडेंसेशन क्या होता है। तो अब चलते हैं अपनी लास्ट की दो प्रोसेसेस पे। अब कौन सी बची, अब बची ये दो प्रोसेस बच्चे, ठीक है। सॉलिड से जब आपको जाना हो कहाँ, गैस स्टेट में, यानी कि सीधा सीधा सॉलिड स्टेट से मैटर कहाँ चले जाएगा, सीधा जाएगा गैस स्टेट में, ठीक है। जब भी बच्चे देखिए, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन की प्रोसेस। जब हम सॉलिड से अपने सब्सटेंस को क्या करते हैं, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर बेटा एक चीज है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होगी, वो क्या, जब भी आप बताएंगे सब्लिमेशन की डेफिनेशन, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे द प्रोसेस इन विच solid gets converted to gaseous state, ठीक है। बट उसके साथ में एक लाइन क्या आएगी, मैं लिख के बताती हूं। सब्लिमेशन को हम बोलेंगे द प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस है इन विच solid gets converted into gaseous state विदाउट, ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है क्या, विदाउट चेंजिंग इनटू
लिक्विड स्टेट। ठीक है बच्चे, यहां से आप क्या समझे? जब भी सब्लिमेशन को डिफाइन करेंगे तब हम क्या करेंगे बेटा? हम करेंगे ऐसा कि हम ये तो बताएंगे कि ये क्या है, एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है? ये होता है कि हम सॉलिड को किस में चेंज कर रहे हैं, मतलब किस में बदल रहे हैं? गैसियस स्टेट में। लेकिन कैसे? विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट बीच में नहीं चाहिए हमें। ठीक है, लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आनी चाहिए। सीधा क्या हो, सॉलिड सब्सटेंस बदल जाए सीधा सीधा गैसियस सब्सटेंस में। जैसे यहां देखो, ये सॉलिड आइस सीधी सीधी स्टीम में बदल गई। ठीक है, बीच में क्या नहीं आना चाहिए? लिक्विड नहीं आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ तब हम कहते हैं कि हमारी हुई है प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो क्या है? वो है कैम्फर। अब ये कैम्फर होता क्या है? कैम्फर होता है बच्चे कपूर, जो कहाँ यूज करते हैं हम? मंदिर में यूज करते हैं पूजा के टाइम, है ना। कपूर की छोटी छोटी कैम्फर की क्या होती हैं? गोलियां होती हैं वाइट, है ना। तब हम क्या करते हैं बच्चे? जब हम उसे जलाते हैं, वो किस फॉर्म में है? ये कैम्फर होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड गोलियों की तरह होता है। हम क्या करते हैं? हम इसे जलाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसे हीट करते हैं तो क्या होता है? एकदम से गायब हो जाता है। कैसे गायब हो गया भाई? क्योंकि ये जो कैम्फर है वो सीधे सीधे सॉलिड से चला गया गैसियस स्टेट में बच्चे। ठीक है, सॉलिड से सीधे सीधे कहाँ चले गया? गैसियस स्टेट में चला गया। तो यानी कि कैम्फर जो है, इसकी जो बर्निंग है वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये है हमारी सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल। ठीक है बच्चे, तो सब्लिमेशन देख लिया। अब देखते हैं आखिर रिवर्स सब्लिमेशन क्या होता है। अगर आपको पता है, क्या पता है? अगर आपको ये पता है बच्चे कि सब्लिमेशन का मतलब है सीधा सीधा सॉलिड का गैस में चेंज हो जाना, बीच में क्या नहीं आना चाहिए? लिक्विड स्टेट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इजीली क्या बता सकते हो कि रिवर्स सब्लिमेशन क्या है? क्या है रिवर्स सब्लिमेशन? सब्लिमेशन का उल्टा ही होगा ना मैम, जब आपने रिवर्स लगा दिया है इसके साथ, है ना। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर सब्लिमेशन में सॉलिड से जा रहा है गैस, तो रिवर्स सब्लिमेशन में क्या होगा बेटा? रिवर्स सब्लिमेशन में गैस से सीधे चेंज हो जाएगा किसमें? सॉलिड में। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिवर्स सब्लिमेशन प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट टाइम फटाफट जल्दी से देख लेते हैं क्या? जब भी सॉलिड स्टेट बदलती है लिक्विड स्टेट में, ठीक है, यानी कि सॉलिड पिघल गया, बर्फ पिघल के बन गई पानी, तब हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग, मेल्टिंग हुई है। ठीक है, जब भी आपका क्या होगा बच्चे? जो सॉलिड स्टेट है ना, वो पिघलेगी और क्या बनाएगी? लिक्विड स्टेट बनाएगी। तब हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग हुआ है भाई। ठीक है, आगे देखिए, जब भी लिक्विड स्टेट जो है ये सॉलिड बनाएगी, मतलब कैसे याद रखना है? लिक्विड से सॉलिड मतलब पानी को फ्रिज में जमा के बनाई हमने क्या? बर्फ। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? फ्रीजिंग की प्रोसेस हो गई। ठीक है, जब भी लिक्विड जो है वो क्या होगा? बॉईल होगा, मतलब पानी उबालोगे तो भाप बनेगी, तो वो क्या प्रोसेस है?
लिक्विड से गैस यानी कि बॉइलिंग। और जब भी गैस से बनेगा लिक्विड तो उसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन की प्रोसेस। ठीक है, ये चारों प्रोसेस आपको याद रखनी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो कौन सी प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चे सब्लिमेशन की प्रोसेस, जो कि होती है सॉलिड स्टेट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन की प्रोसेस हुई है। ठीक है, और उसका उल्टा मतलब कि गैस से सीधा सीधा सॉलिड बन जाना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिवर्स सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चे, अब ये तो हमने देख लिया, क्या ये हमने देख लिया बच्चे प्रोसेसेस के नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या क्या डिस्कस करी, हमने अपनी 6 प्रोसेसेस को डिस्कस कर लिया कि अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है या सॉलिड से गैस जा रहा है, तो इन सारी प्रोसेस को हम किस नाम से बुलाएंगे। ठीक है बच्चे, तो प्रोसेसेस तो आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। पर अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मैम आप तब से बोले जा रहे हो एक ही चीज, वो क्या, वो ये बेटा कि सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, कभी आप बोल रहे हो लिक्विड से गैस बन रही है। आपने तो दिमाग खराब करके रखा है, मतलब ये सब हो कैसे रहा है, ये तो हमें बताइए, है ना, यही सोच रहे हैं आप। तो अब बेटा हम आगे बढ़ के क्या करेंगे, हम यही तो डिस्कस करेंगे कि ये सारी प्रोसेसेस आखिर होती कैसे हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चे आखिरकार ये जो स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन है ना, ये हो कैसे रहा है, तो अब ये देख लेते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो हम करते हैं, ये आखिर होता कैसे है, 2 तरीकों से होता है। या तो आप कर दो टेम्परेचर को चेंज, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है, वो क्या है, आप कर दो प्रेशर को चेंज। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं कि टेम्परेचर के चेंज करने से क्या होता है और आपके प्रेशर के चेंज करने से क्या होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज, मतलब आप अपनी स्टेट ऑफ मैटर को बदल सकते हो 2 तरीकों से बच्चे। ठीक है, पहला देखते हैं, सबसे पहले बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर आप अपने टेम्परेचर को बदलते हो तब आपकी हो जाती है क्या, स्टेट ऑफ मैटर चेंज। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। ये क्या है बच्चे, ये है हमारा सॉलिड। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड। हमें पता है कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स है ना, वो कैसे रहते हैं, वो रहते हैं साथ में चिपक चिपक के। ठीक है, ये देखिए चिपक चिपक के बैठे हैं ना एक दूसरे से। और बच्चे क्या पता है, एक और चीज पता है कि सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में होती है नीट ऑर्डर अरेंजमेंट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स है ना, वो बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह कैसे बैठते हैं, बिल्कुल लाइन वाइज बैठते हैं बच्चे, बिल्कुल कोई बच्चा, एक भी बच्चा अपनी जगह से इधर उधर नहीं हिलता। ठीक है, फिर क्या होती है, हमारी लिक्विड स्टेट होती है, जिसमें थोड़ी बहुत जगहें यानी कि स्पेस तो प्रेजेंट होती है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है बच्चे, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो आपके लिक्विड है ना, ये सॉलिड की तरह नहीं है अच्छे बच्चे, जो कि एक रो में खड़े हो जाएं आराम से। ये थोड़ा इधर थोड़ा उधर हल्का फुल्का भागते रहते हैं। कोई कोई पार्टिकल्स इनके जो है ना, वो होते हैं शरारती बच्चों की तरह, जो इधर उधर भटक जाते हैं। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं आगे। ये क्या है,
गैसियस स्टेट्स। पार्टिकल्स अपनी ही मौज मस्ती में घूमते रहते हैं इधर उधर, किसके? गैसियस स्टेट के बच्चे। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, अगर आप सॉलिड को करते हो हीट, सॉलिड को क्या करोगे? हीट करोगे बच्चे। ठीक है, तब वो बदल जाता है किसमें? लिक्विड में। ठीक है, और अगर आप लिक्विड को करोगे हीट, तब वो किसमें बदल जाता है? वो बदल जाता है आपका गैसियस स्टेट में। ठीक है, अब मैम आपने ये तो बता दिया, क्या बता दिया? ये तो बता दिया कि सॉलिड को हीट करने पे बन जाएगा लिक्विड, और लिक्विड को हीट करोगे तो बन जाएगा गैस, है ना? पर आखिर ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो बच्चे अगर आपको याद हो, क्या जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, वो था बच्चे एक पॉइंट, क्या था? पार्टिकल्स of matter are continuously moving बच्चे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने देखा था कि जो हमारा मैटर है वो किससे बनता है? वो बनता है ढेर सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स को साथ में मिला के। ठीक है, अब उसमें होता क्या है? वो जो पार्टिकल्स है ना, वो क्या करते रहते हैं? वो इधर उधर भागते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहां से क्या पता चला? जो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स हमारे होते हैं वो कम मोशन करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? उनका मोशन होता है रिस्ट्रिक्टेड, मतलब बहुत ही कम अपनी जगह से हिलते डुलते हैं। लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने करा है इसे हीट। ठीक है बच्चे, अब जैसे ही आप हीट करोगे तो क्या होगा? तो जो इस सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स होंगे ना, उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप उसे हीट दे रहे हो ना, है ना? तो वो हीट एनर्जी कहाँ जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसके पार्टिकल्स के पास जाएगी, और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो पार्टिकल्स इधर उधर भागना शुरू कर देंगे बच्चे, है ना? जब देखो आपके अंदर जब खाने पीने के बाद खूब सारी एनर्जी होती है, आप एनर्जी से भरे होते हो, तब आप क्या करते हो? आप इधर उधर भागते कूदते रहते हो, खेलते रहते हो, है ना? इसी तरीके से ही तो पार्टिकल्स के साथ भी हो रहा है, क्योंकि हमने उन्हें हीट करके क्या दे दी? हमने उन्हें दे दी ढेर सारी एनर्जी। तो अब वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? वो इधर उधर कूदेंगे, भागेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो इधर उधर भागने की वजह से कम हो जाएगा, और जैसे ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो सॉलिड किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, जैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा कम, डिक्रीजेस। कम होने की वजह से क्या होगा? ये होगा कि पार्टिकल्स थोड़े बहुत एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हुआ? सॉलिड जो है वो बदल गया किस में? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब आपने क्या करा? जब आप लिक्विड को हीट करोगे बच्चे, तब भी तो सेम प्रोसेस होगा, मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे जो थोड़े बहुत दूर दूर थे और कर रहे थे कॉन्टिन्यूअसली मूव, मतलब इधर उधर भाग रहे थे। ठीक है, आपने उसे हीट करके उनकी बढ़ा दी एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब वो और जोर शोर से भागेंगे, है ना? और क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा कम, और उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वीक हो जाने की वजह से क्या होगा?
लिक्विड बदल जाएगा किसमें? गैसियस स्टेट में बच्चे। ठीक है, तो ये होता है कब? जब हम पार्टिकल्स को हीट करते हैं। और इसका एग्जैक्ट उल्टा कब होता है? जब हम स्टेट ऑफ मैटर को क्या करेंगे? हम करेंगे कूल। ठीक है, अगर आपने गैस के पार्टिकल्स लिए और उन्हें कर दिया कूल, मतलब पहले आप हीट देके बढ़ा रहे थे क्या बच्चे? टेम्परेचर को, पर अब आप क्या कर रहे हो? कूलिंग करके क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? हीट करके जो हुआ था ना, उसका एकदम उल्टा होगा, मतलब ऑपोजिट होगा। तो ये भी देखते हैं कि क्या होगा। देखो बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कूलिंग कर रहे हैं, मतलब गैस को हमने करा क्या? गैस को हमने कूल करा और उससे क्या बना? उससे बन गया लिक्विड। और जब हमने लिक्विड स्टेट को कूल करा तो उससे क्या बना? सॉलिड स्टेट बनी। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे स्टेट्स चेंज हुई, पर क्यों हुई? आखिरकार ऐसा हुआ ही क्यों? अब ये भी देखते हैं। देखिए बच्चे, जो ये गैस के पार्टिकल्स थे, ठीक है, इनकी एनर्जी क्या थी? इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो बहुत ही ज्यादा थी, हाई थी। तभी तो ये शरारती बच्चों की तरह इधर उधर भागते रहते हैं पूरे कमरे में, है ना। अब आपने क्या करा? आपने कर दी कूलिंग, मतलब आप क्या कर रहे हो? कूल करके जो ये पार्टिकल्स का मोशन है ना, यानी कि आप कूल करके क्या कर रहे हो? पार्टिकल के मोशन को कम कर रहे हो। कूलिंग से क्या होगा? पार्टिकल्स का मोशन हो जाएगा कम। ठीक है, अब बताइए जरा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो अब क्या हुआ? जब आपने कर दी कूलिंग, तब होगा ये कि पार्टिकल का मोशन हो जाएगा कम। पहले जो तेज तेज भाग रहे थे, वो अब थोड़ा सा धीरे धीरे भागेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से क्योंकि मोशन कम हो गया, तो क्या कम होगी? काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है बच्चे, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के कम होते ही आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वैसे ही क्या होगा? आपकी जो गैस स्टेट है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में, मतलब गैस से बन जाएगा ये लिक्विड। अब आप क्या करोगे? आप अपने लिक्विड को कूल करोगे। रोज भी तो करते हो, बर्फ जमाते हो ना पानी से, तो वो भी तो यही है, लिक्विड को कूल करना, ताकि वो ठंडी ठंडी बर्फ दे दे। ठीक है, तो लिक्विड को कूल करोगे बच्चे, तब भी क्या होगा? सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि हम टेम्परेचर लिक्विड का कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में बढ़ जाएगा, जिस वजह से लिक्विड स्टेट कहां चली जाएगी? सॉलिड के पास। ठीक है, लिक्विड स्टेट चेंज हो जाएगी सॉलिड स्टेट में बच्चे। ठीक है, ये क्या है हमारा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से या फिर टेम्परेचर को कम करने से क्या कर सकते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। अब देखो बच्चे, अगर आप इसको एक बहुत ही प्यारे डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझना चाहो तो समझ सकते हो। कैसे? जो ये सॉलिड स्टेट है ना और इसके पार्टिकल्स हैं, ये हैं ढेर सारे बच्चे जो कहाँ खड़े हैं? जो खड़े हैं ग्राउंड में असेंबली के लिए। ठीक है, अब मैम ने हमें कहा क्या? मैम ने कहा कि
आप लोग सीधी सीधी लाइनें लगा लो, ठीक है, एक भी बच्चा इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, ये बहुत ही प्यार से एक अच्छी सी अरेंजमेंट बना के खड़े हो गए लाइन वाइज। ठीक है बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बना ली। अब मान लो कि इन बच्चों को कोई अचानक से कह दे क्या, अरे छिपकली आ गई, ठीक है, तो कोई ना कोई बीच में ऐसा बच्चा होगा जो डरपोक होगा और इधर उधर भागना शुरू कर देगा। तो अगर इनमें से कुछ पार्टिकल्स क्या करें, इधर उधर भागना शुरू कर दें, तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे लिक्विड। ठीक है बच्चे, पर अब अगर कोई उन्हीं बच्चों को कह दे शेर आ गया, शेर आ गया, तो वो क्या करेंगे, वो और तेजी से वहां से भागना शुरू कर देंगे, है ना। यानी कि वो बदल जाएंगे किस में, गैस पार्टिकल्स में, जो एक दूसरे से हो जाएंगे बहुत ज्यादा दूर दूर बच्चे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के साथ भी हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, जैसे बच्चे डर के इधर उधर भाग रहे हैं, वैसे ही जो हमारे पार्टिकल्स है ना, वो इस हीट की वजह से इधर उधर भाग रहे हैं। ओके बच्चे, और देखिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। अगर देखिए बच्चे, एक क्लास में बैठे हैं 20 या 30 कितने भी स्टूडेंट्स, अब वो साथ में बैठे हैं। ठीक है, जैसे ही गर्मी ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, उन बच्चों को क्या चाहिए, उन बच्चों को ये चाहिए कि हम थोड़े से खुले खुले बैठ जाएं। मतलब सॉलिड की अरेंजमेंट में तो बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब हम लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही गर्मी और बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, वो बच्चे एक दूसरे से और भी ज्यादा दूर दूर जाके बैठ जाएंगे, है ना, क्योंकि गर्मी जो बढ़ रही है, हीट जो बढ़ रही है। ठीक है, वही उसका ऑपोजिट मतलब कि उल्टा होगा कब, उल्टा होगा तब बच्चे जब होगी कड़ाके की ठंड। जब बहुत ज्यादा ठंड होगी ना, तो क्या करेंगे पार्टिकल्स या फिर वो क्लास में बैठे बच्चे, वो कहेंगे चलो थोड़ी पास पास आ जाते हैं। ठीक है, अब मान लो उससे भी ज्यादा ठंड हो गई, बहुत ज्यादा, तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे चलो एक दूसरे से ना चिपक के बैठ जाते हैं ताकि थोड़ी बहुत हमें गर्मी महसूस हो। ठीक है, वही सेम हो रहा है हमारे पार्टिकल्स के साथ भी। जब आप इन्हें हीट कर रहे हो ना, तो ये भागते हैं एक दूसरे से दूर दूर, लेकिन जब आप इन्हें कूल करते हो तो ये आ जाते हैं एक दूसरे के पास पास बच्चे। ठीक है, तो ये हमने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारी स्टेट्स को कैसे बदलता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ, कि जो हमारा टेम्परेचर है ये भी देख लेते हैं साथ में, कि जो बच्चे हमारा टेम्परेचर है ना, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कि या तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर कम कर रहे हैं। तो ये देख लेते हैं कि इस टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो टेम्परेचर को हम लिखते हैं बच्चे डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये सिंबल होता है किसका, डिग्री सेल्सियस का। ओके बच्चे, और लेकिन देखो डिग्री सेल्सियस में तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो बहुत ही कॉमन यूनिट होती है। ठीक है, पर जो होती है इसकी SI यूनिट, अब आप पूछोगे मैम SI का मतलब क्या है, SI का मतलब होता है बच्चे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, मतलब कि वो यूनिट जो इंटरनेशनल लेवल पे एक तरीके से यूज करी जाती है, उसे हम कहते हैं क्या, SI यूनिट। वो क्या होती है टेम्परेचर की, वो होती है केल्विन, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो टेम्परेचर की यूनिट है डिग्री तो टेम्परेचर की यूनिट है बच्चे डिग्री सेल्सियस, जिसका सिंबल है ये, और SI यूनिट है केल्विन यानी कि K। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा सकता है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हायर क्लासेस में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वो क्या है मैम, जल्दी से बता दो। तो वो बच्चे ये है कि हम कई बार क्या करते हैं
कि टेम्परेचर हमें दिया जाता है डिग्री सेल्सियस में और हम उसे चेंज कर देते हैं किस में, केल्विन में, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। कई बार हमें टेम्परेचर दिया जाता है केल्विन में और हम उसे चेंज कर देते हैं किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो दोनों चीजों के लिए ही सिर्फ और सिर्फ एक बात को रखना कहाँ, अपने दिमाग में। अब वो क्या है देख लो फटाफट। एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन बच्चे, ठीक है। ये चीज को आप याद रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273.15 केल्विन के बराबर है। कई जगह पे क्या करते हैं बच्चे, कभी कभार बुक्स में भी हम 273.15 केल्विन की जगह सिर्फ यूज कर लेते हैं 273, क्योंकि हम सोचते हैं कि 0.15 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे आपको लिखा हुआ दिख जाए क्या, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है बच्चे। तो दोनों तरीके से ही आप कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये है सबसे बेस्ट वे, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है, ठीक है बच्चे। चलिए अब टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया, यानी कि हीट और कूलिंग का इफेक्ट देख लिया हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पे। अब चलते हैं आगे। देखिए बच्चे, अभी हम ये देख चुके हैं क्या कि आखिर जो मेल्टिंग की प्रोसेस होती है ना, ये होती क्या है, क्या होती है। मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने सॉलिड को किस में बदल रहे हो, लिक्विड में बदल रहे हो, ठीक है बच्चे। सॉलिड कहाँ जा रहा है, सॉलिड बदल रहा है लिक्विड में, ठीक है। और जो ये प्रोसेस है ना जिसके थ्रू ये बदल रहा है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग की प्रोसेस, ठीक है। यहाँ हमने ली है आइस और ये बदल गई पिघलकर वाटर में, मतलब पानी में, ठीक है बच्चा। तो यानी कि हमने ये तो सीख लिया है कि मेल्टिंग आखिर होता क्या है। अब ये हमें बता रहे हैं क्या कि आखिर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, तो क्या है बच्चे, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब वो टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए थोड़ी सी देर पहले ही बच्चे हम लास्ट स्लाइड पे क्या डिस्कस कर आए हैं कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे बदल रहे हैं। हम बदल रहे हैं उन्हें हीट या कूल करने से। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर को चेंज करने से, है ना। तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये है वो टेम्परेचर, ठीक है। कौन सा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉलिड पिघलकर बन जाएगा लिक्विड, ठीक है बच्चे। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट जो है ये बदल जाए आपकी लिक्विड स्टेट में, उस टेम्परेचर को आप क्या कहोगे, उस टेम्परेचर को आप कहेंगे कि ये है उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चे। वो क्या है, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज ध्यान देने वाली है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया बेटा, इसलिए बोला जा रहा है, देखिए सॉलिड को आप बदल रहे हो लिक्विड में, ठीक है। तो हो सकता है कि आप उससे किसी और प्रेशर पे कन्वर्ट करो और कहीं और कोई और बैठा हो और वो उसे किसी और प्रेशर पे कन्वर्ट करे। तब इस सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, ये हो जाएगा कि आपका मेल्टिंग पॉइंट अलग आएगा और उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग आएगा। तो यानी कि आपका हो जाएगा क्या, मिसमैच। तो अब हम कैसे बताएंगे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सही और किसका गलत। तो इसीलिए ये बोला गया टेम्परेचर एट विच क्या हो रहा है, सॉलिड पिघलकर बना रहा है क्या,
लिक्विड स्टेट को, ठीक है। लेकिन वो टेम्परेचर कहाँ पे नोट करेंगे आप? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नोट करेंगे, ठीक है। वो होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट। एक एग्जाम्पल देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री, ठीक है बच्चे। ये जो आइस की मेल्टिंग हमने दिखाई है ना, तो क्या याद रखना है कि इस आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता क्या है, यानी कि किस टेम्परेचर पे ये आइस पिघलकर पानी बनाएगी? 0 डिग्री पे, ठीक है बच्चे। और उस 0 डिग्री को आप केल्विन में कैसे चेंज करते हो? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा? 273.15 केल्विन के बराबर होगा, ठीक है। तो आपने यहां से क्या बता दिया? ये बता दिया कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है आइस का? एक तो 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा 273.15 केल्विन। मतलब दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं? दोनों बराबर जो हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग मेल्टिंग the temperature of ice does not rise even though heat is being supplied continuously because of latent heat of fusion. This is latent heat of fusion is used up to overcome the forces of attraction between ice particle. इतने सारे सेंटेंसेस में आखिर है क्या? तो बच्चे यहाँ पे है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो क्या है? वो कह रही हैं कि जब आपकी आइस जो है वो पिघलकर बना रही होती है क्या? लिक्विड वाटर, ठीक है। तो उस समय पे क्या होता है, हम कर रहे हैं उस आइस को गर्म, मतलब हम उसे हीट देते हैं, लेकिन वो कोई भी टेम्परेचर में चेंज शो नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी एनर्जी हम उस आइस को देते हैं ना, वो उस सारी की सारी एनर्जी को यूज कर लेता है। कैसे यूज करता है? टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल्स। मतलब क्या हुआ? ये हुआ बच्चे कि जो सॉलिड आइस के पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे वो आपस में चिपके हुए हैं, है ना। तो जब आप टेम्परेचर देते हो तो आप क्या कर रहे हो? हीट दे रहे हो। तो वो पार्टिकल्स जो आपके हैं वो उस एनर्जी को यूज कर लेंगे। कैसे यूज कर लेंगे? अपने बीच के फोर्सेस को तोड़ने के लिए यूज कर लेंगे। आखिर जब तक वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे नहीं, यानी कि वीक नहीं होंगे, तब तक सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होगा, है ना। तो उस हीट को हम क्या कहते हैं? उस हीट को बच्चे हम बुलाते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बच्चे, क्या बुलाते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बुलाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम क्या देखने वाले हैं? जो हमने पढ़ा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है ना। एक हीट अमाउंट या हीट एनर्जी होती है जो कि क्या होती है? छुपी हुई होती है जब हमारा फ्यूजन का प्रोसेस होता है। फ्यूजन हम ऑलरेडी देख चुके। फ्यूजन का मतलब क्या है? जब भी आपकी सॉलिड स्टेट किस में चेंज हो रही है? लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है, तब उस प्रोसेस को आप कहेंगे कि फ्यूजन हुआ है, ठीक है बच्चे। तो अब देखते हैं कि आखिर ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ये है क्या चीज। तो सबसे पहले बच्चे एक बात बता दूं कि ये जो लेटेंट वर्ड है ना, इसका असल में मतलब क्या होता है लेटेंट का? तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब कि छुपा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो ये वो हीट है जो आपकी फ्यूजन के प्रोसेस के दौरान क्या रहती है? छुपी हुई रहती है, हिडन रहती है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं बच्चे। आप लीजिए एक बीकर बेटा। बीकर में हमने क्या लेना है? बीकर में लेंगे
आइस। ठीक है, बीकर में आइस डालिए। कितनी आइस लेंगे? 1 kg ऑफ आइस लेंगे। ठीक है, फिर आपने उसके नीचे लगाना है एक बर्नर, जिसे आप जला देंगे। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी आइस, जो कि क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, उसे हीट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, ग्लास स्टीरर से इसे हिलाते रहेंगे और साथ में हमने लगा दिया थर्मामीटर। अब थर्मोमीटर क्या करेगा? उसका काम तो है टेम्परेचर बताना, तो वो हमें टेम्परेचर बताएगा। ठीक है बच्चे, जब आप इसे हीट करेंगे तब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर एक पॉइंट तक आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और वो किस वैल्यू तक कांस्टेंट रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन तक बच्चे। ठीक है, क्यों कांस्टेंट रहेगा? अगर आप सोचो तो जब भी हम हीट करेंगे, मतलब अगर मैं पानी लूं या कुछ और सब्सटेंस लूं और हम जब भी उसे हीट करते हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही चाहिए, है ना? आखिर टेम्परेचर बढ़ता क्यों नहीं? तो क्या होता है बेटा, इनिशियली जो है आपका टेम्परेचर वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, पर जैसे ही वो टेम्परेचर कहाँ पहुंचेगा? जैसे ही वो टेम्परेचर पहुंच जाएगा 0 डिग्री पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, तब आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि हम हीट तो अभी भी दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है बच्चे, मतलब 0 डिग्री पे हम हीट एनर्जी तो हमने दी, लेकिन क्या हुआ? नो राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई हमें राइज यानी कि इंक्रीज नहीं दिखा। टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जितनी भी हीट आप दे रही है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो कहाँ जा रही है? वो सारी की सारी हीट बच्चे हिडन हो गई, यानी कि लेटेंट हो गई। तभी तो हम उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी क्या करती है? जो हम इसे हीट एनर्जी दे रहे होते हैं वो टेम्परेचर में इंक्रीज शो नहीं करती, क्योंकि वो सारी की सारी ही हीट एनर्जी यूज हो जाती है। कहाँ यूज हो जाती है? ये जो बच्चे एनर्जी है, यानी कि जो हीट के रूप में आपने एनर्जी दी, वो सारी एनर्जी कहाँ यूज हो गई? वो सारी एनर्जी यूज हो गई कन्वर्जन ऑफ स्टेट में, मतलब सॉलिड को लिक्विड बनाने में। ये जो सारी एनर्जी है ना, ये सभी पूरा अमाउंट एनर्जी का यूटिलाइज हो जाएगा, यूज हो जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज या राइज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हीट क्या करेगी? जो पार्टिकल्स है ना आइस क्यूब के, जो साथ में चिपक के बैठे हैं, उन्हें जाके देगी एनर्जी, और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही क्या होगा? वो इधर उधर भागेंगे, कॉन्टिन्यूअसली मूव करेंगे। ऐसा करने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाएंगे और सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, मतलब आइस से हम बना देंगे लिक्विड वाटर। ठीक है बच्चे, तो अब डेफिनेशन भी पढ़ ले। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। अब समझ में आया कि मैंने ऐसा ही क्यों कहा कि 1 kg लेना अपनी आइस का, ये क्यों नहीं कहा कि कितनी भी आइस ले लो। ठीक है बच्चे, क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन है ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, वो कितने अमाउंट के लिए डिफाइन है? 1 kg सॉलिड के लिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड to its liquid state at its melting point at atmospheric pressure। देखो बच्चे, मेल्टिंग की प्रोसेस कहाँ होगी? ऑब्वियसली
आपके मेल्टिंग पॉइंट पे जाकर ही तो पिघलना शुरू करेगी बर्फ, जो कि क्या होता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यानी कि वो सारी की सारी हीट एनर्जी जो 1 kg 1 किलो सॉलिड को किस में बदल दे, लिक्विड में बदल दे, उसे हम कहते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन दिमाग में रखने वाली बात क्या है कि वो जो फ्यूजन है ना वो कब होगा, वो होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड पे, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बच्चे। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, जिस तरीके से हमने देखा कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होके बना दे लिक्विड, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरीके से बच्चे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म vapors at atmospheric pressure is called boiling point। ठीक है बच्चे, boiling point को कैसे डिफाइन करोगे, जब आपका लिक्विड यानी कि यहां मैंने लिया है पानी, ठीक है, ये पानी बदल जाए किस में, गैस में, यानी कि वाटर के वेपर्स बना ले। ओके, तो ये प्रोसेस जिस टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, जितने टेम्परेचर पे जाके लिक्विड बनाएगा वेपर्स, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम कह देंगे कि भैया ये टेम्परेचर क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट किसका, आपके लिक्विड का। ठीक है, और वो प्रोसेस का वो टेम्परेचर कब आना चाहिए, जब हम कहाँ हो, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही आप उस टेम्परेचर को नोट करेंगे। आगे देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे ये दो चीजें भी याद रखने वाली हैं, दोबारा से देख लीजिए क्या, कि आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना किसका, आइस का, वो क्या होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373.15 केल्विन। ठीक है बच्चे, दोनों ही ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब जैसे हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब भी फ्यूजन होता है ना, यानी कि सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो छुपी हुई रह जाती है, हिडन रह जाती है, जो कि टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती। उसी तरीके से क्या होता है, उसी तरीके से होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी। जब भी वेपराइजेशन होता है यानी कि लिक्विड बनाते हैं वेपर्स, तब कुछ अमाउंट ऑफ हीट ऐसा होता है जो कि छुपा रह जाता है, हिडन रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ऐसा आखिर होता क्यों है, जब हम चेंज करते हैं बच्चे लिक्विड को किस में, वेपर्स में। ठीक है बच्चे, तो क्या हो रहा है, तो होगा ये कि जो आप उसे हीट दोगे वो टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगी इनिशियली, लेकिन एक पॉइंट पे जाके, जैसे कि वाटर का एग्जांपल ले अगर H2O का, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो जो टेम्परेचर है वो बढ़ना कर देगा
बंद। ठीक है, क्यों बढ़ना बंद कर देगा? क्योंकि उस टेम्परेचर पे क्या होगा, जितनी भी हीट एनर्जी मिल रही है ना, वो पार्टिकल्स के पास जाएगी और पार्टिकल्स की क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा के उनको हेल्प करेगी अपने बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में। ठीक है, क्योंकि बच्चे अगर आप समझे तो जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूटेगा तब तक आपकी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो सारी हीट चली जाती है हमारी कन्वर्जन ऑफ स्टेट में। तो डेफिनेशन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of liquid to its gaseous state at boiling point at atmospheric pressure। वो हीट का अमाउंट यानी कि वो हीट की क्वांटिटी जो हमें चाहिए कितने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में बदलने के लिए। अब वो चेंज होगा कब बच्चे? वो होगा at its boiling point and at atmospheric pressure। ठीक है, अब आगे देखिए, during boiling the temperature of water does not rise even though heat is being supplied continuously, as this heat of vaporization is used to overcome the forces of attraction between water particles। अब ये यही कह रहा है, जब आप वेपराइजेशन करते हैं मतलब जब आप अपने लिक्विड वाटर को चेंज कर रहे हैं वेपर में, स्टीम में, तब आप क्या करते हो, आप हीट करते हो, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता क्योंकि क्या हो रहा है, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट है, हीट इज बीइंग सप्लाइड continuously as the heat of vaporization is used to overcome the forces between water particles। मतलब कह रहे हैं ये कि जितनी भी हीट आप दे रहे हो ना, वो क्या कर रही है, वो जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं हमारे, उन वाटर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए काम में आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक ग्राफ से समझते हैं। देखो बच्चे, यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस पे है हीट एडेड, मतलब कितनी आपने हीट एनर्जी दी, और वाई एक्सिस पे है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना बढ़ा। ठीक है, सबसे पहले था हमारे पास सॉलिड, जब आप उसे हीट करते जाते हो तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, जबकि देखो आपने कितनी सारी हीट दे दी है ना, यहां से लेकर यहां तक हमने इसको इतनी सारी अमाउंट ऑफ हीट दी है बच्चे, पर टेम्परेचर में कोई चेंज हमें नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि यहाँ पे जो है मेल्टिंग की प्रोसेस हो रही है, यानी कि फ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, और जितना भी ये हीट अमाउंट हमने दिया है ना, ये सारा का सारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, अगर हम वाटर का एग्जांपल लेके चले तो ये जो टेम्परेचर होगा जहां पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग स्टार्ट हुई, बर्फ ने पिघलना शुरू किया, वो क्या होगा, वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चे, फिर देखिए इस पॉइंट पे आके क्या हुआ, सारी की सारी जो बर्फ थी वो पिघलकर पानी बन गई, लिक्विड बन गई। ठीक है, अब जब आप इसे हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ गया टेम्परेचर। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद देखो बच्चे, जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, वापस से इतनी सारी हीट तो हमने इसको दी सिस्टम को, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा। टेम्परेचर क्या हो गया, दोबारा से हो गया कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है आपकी वेपराइजेशन की प्रोसेस, मतलब जो लिक्विड वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और जो ये सारी की सारी हीट एनर्जी है वो कैसे यूज हो रही है,
वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर जो है वो कब बॉयल होना स्टार्ट करता है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। ठीक है बच्चे, तो अब ये हमने देख लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है, सब्लिमेशन की प्रोसेस है। अब आप कहोगे मैम ये तो हम ऑलरेडी ही पढ़कर आ गए, क्योंकि हमने अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में ऑलरेडी ही सब्लिमेशन की प्रोसेस को डिस्कस कर लिया है। वो क्या था बच्चे, जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में बदल जाएगा, जो सॉलिड है ना वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में। ठीक है, तब हम क्या कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, सब्लिमेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हुआ सब्लिमेशन। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि बीच में नहीं आना चाहिए, क्या बीच में नहीं आनी चाहिए लिक्विड स्टेट, सीधा सीधा डायरेक्ट कन्वर्जन होना चाहिए सॉलिड का गैस स्टेट में। बच्चे आओ देखते हैं, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली, ये देखिए इस वर्ड पे ध्यान दो, सॉलिड डायरेक्टली बदल रहा है। ठीक है, किसमें, इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, जब हीट करा तभी तो सॉलिड गैस में बदला, एंड of vapors into solid on cooling without passing through the intervening liquid state is called sublimation। बच्चे ये क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सॉलिड से गैस डायरेक्ट चेंज हो जाए या फिर गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में डायरेक्ट चेंज हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है, ये सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, विदाउट गोइंग थ्रू इंटरवीनिंग लिक्विड स्टेट, मतलब बीच में कभी भी लिक्विड स्टेट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन की प्रोसेस कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, डिस्कस करते हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं बच्चे, आप या तो ले लो कैम्फर, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल दिया, कपूर जो हमारे मंदिर में पड़ा रहता है, जब हम उसे जलाते हैं तो वो सीधा सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, अमोनियम क्लोराइड का। जब आप इसे हीट करेंगे इन अ चाइना डिश कवर्ड बाय इन्वर्टेड फनल विथ कॉटन प्लग इन इट, the vapors of ammonium chloride are converted into solid ammonium chloride on coming in contact with the cold inner walls of the funnel। ठीक है, अब जरा समझ भी लेते हैं क्या है। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, एक सब्सटेंस आपका है क्या, अमोनियम क्लोराइड। अब जब भी सब्लिमेशन का नाम लोगे तो दो सब्सटेंसेस को तो याद रखना पड़ेगा, एक क्या है, कैम्फर यानी कि कपूर, और दूसरा क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे, हमारे पास है एक मिक्सचर, मतलब क्या हुआ, लैब में गलती से क्या कर दिया हमने, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, गलती हो गई एक बच्चे से। अब वो आके मैडम को क्या कहेगा, वो कहेगा मैम मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या करूं अब मैं, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से मिक्स कर दिया मैंने, अब इन्हें अलग कैसे करूं, प्लीज आप कुछ तो बताइए। तो मैम उसे क्या बताएंगी, मैम उसे बताएंगी कि आप करा दीजिए सब्लिमेशन की प्रोसेस। कैसे, आओ देखते हैं। देखो बच्चे, जो आपका मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है, इसे ले लो एक चाइना डिश में। ठीक है, चाइना डिश क्या होती है, एक कटोरे के जैसा होता है, लेकिन कटोरा नहीं होता, मतलब बच्चे वो सेरेमिक का एक बोल होता है। ठीक है, उसे हम अपनी लैब में यूज करते हैं, किस लिए, सब्सटेंसेस को हाई टेम्परेचर पे हीट करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो इसमें आपको लेना है, फिर क्या करोगे, फनल लोगे और इसे
इन्वर्टेड मतलब उल्टी फनल रखनी है चाइना डिश के ऊपर, ठीक है, उल्टा करके रख दो और यहाँ पे लगा दो कॉटन प्लग, मतलब यहाँ पे रुई भर दो ताकि ये यहाँ से ब्लॉक हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बर्नर लेना है और हीट करना शुरू करना है। जब आप ऐसे करोगे तो थोड़ी ही देर में क्या होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे रुई लगाई थी, जो आपका यहाँ पे सब्सटेंस है जिसमें अमोनियम क्लोराइड भी है और सोडियम क्लोराइड भी है, उसमें से अचानक से आप यहाँ देखोगे कि जो ये फनल है ना, इसके ये अंदर की साइड आपका एक वाइट सॉलिड जो है ना वो डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब ये आखिर व्हाइट सॉलिड है क्या? अब जब आप मैम से जाके पूछोगे तो मैम कहेंगी कि बेटा जो आपको अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को अलग करना था ना, उसमें से अमोनियम क्लोराइड यहाँ आ गया है फनल के ऊपर और सोडियम क्लोराइड रह गया है आपकी चाइना डिश में नीचे बच्चे। अब आखिर इस प्रोसेस में हुआ तो हुआ क्या, ये देखते हैं। तो हुआ ऐसा क्योंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अमोनियम क्लोराइड जो है ये है एक सबलाइम सब्सटेंस, मतलब ये सीधा सीधा सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बच्चे, जो ये अमोनियम क्लोराइड है ना, जब ये यहाँ से वेपर्स बनाएगा और ये जो फनल की अंदर की साइड है वो है कूल एजेस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड तो नीचे ही रह जाएगा और अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से सीधा वेपर में जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या दिमाग लगाया था, आपने फनल के ऊपर लगा दिया था कॉटन प्लग, किस लिए, ताकि जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स है ना वो कहीं बाहर ना निकल जाएं, इसलिए। तो अब क्या होगा, जो ये कूल साइड्स हैं यानी कि एजेस हैं हमारी फनल की, वहां पे जाके वेपर्स जो हैं वो चिपकेंगे और जैसे ही चिपकेंगे उन्हें लगेगी ठंडी और वो पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे, चिपक के बैठ जाएंगे और वेपर्स से बना देंगे सीधा सीधा सॉलिड। तो यानी कि जो ये व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस हमारी फनल की एजेस पे चिपक कर आया है, ये क्या है, ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चे। तो ये हमारी क्या है, सब्लिमेशन की प्रोसेस है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमें क्या करना है, अपनी स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करना है, बदलना है, सॉलिड से लिक्विड में जाना है, लिक्विड से गैस में जाना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, मतलब या तो टेम्परेचर बढ़ा दो हीट देके या फिर टेम्परेचर को कम कर दो, कूलिंग कर दो, तब क्या होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर्स जो हैं वो बदल जाएंगी, चेंज हो जाएगी। अब दूसरा टाइप क्या है, दूसरा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब क्या हुआ, अगर आप प्रेशर को चेंज करोगे तब भी आपकी स्टेट ऑफ मैटर जो है बच्चे वो बदलेगी, वो चेंज हो जाएगी। देखते हैं कैसे। इफ वी कंप्रेस अ गैस in a cylinder, the distance between the particles of gas is reduced। मतलब क्या हुआ मैम, बच्चे मतलब ये है कि आपने एक गैस ली, उस गैस को भर दिया एक सिलेंडर के अंदर, अब आप लगाओगे प्रेशर, कैसे, एक पिस्टन के थ्रू, जैसे कि यहाँ बनाया है ना हमने, ये देखिए यहाँ आप ले लो एक गैस और इसको करो क्या, कंप्रेस, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स है ना, जो शैतान बच्चों की तरह है इधर उधर भागते रहते हैं, जब उन्हें मिल जाए कोई स्ट्रिक्ट टीचर और वो कहे कि चुपचाप एक ही कमरे में घुस के बैठ जाओ, तब वो मान जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, डर लग रहा है,
ठीक है, वैसे ही होगा आपके गैस पार्टिकल्स के साथ। जब आप इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तब ये क्या करेंगे, जो आवारा इधर उधर घूम रहे थे वो आके पास पास शांति से एक साथ बैठ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आप इसे करेंगे कंप्रेस, कैसे, प्रेशर लगा के, मतलब प्रेशर को इंक्रीज करके। तब क्या होगा, जो ये दूर दूर पार्टिकल्स हैं ये पास पास आ जाएंगे, और प्रेशर बढ़ा दो तो और पास पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, प्रेशर बढ़ा के। ठीक है, तो ये देखिए, जब क्या करेंगे हम, कंप्रेस करेंगे किसे, गैस को, तब क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज रिड्यूस्ड। जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो जो दूर दूर थे अब वो पास पास आ जाएंगे। फाइनली गैस इज लिक्विफाइड ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। फाइनली क्या होगा, आपकी जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। कब, जब आप टेम्परेचर को भी कर देंगे लो बच्चे। अब देखिए, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाइए, द पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो आपके पार्टिकल्स जो हैं गैस के वो और भी ज्यादा पास पास आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं क्या, ड्राई आइस, इस चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब सॉलिड से कहां ले जाना है हमें, गैस में। जो CO2 है कैसी, सॉलिड, उससे आप उसे क्या कहां चेंज कर रहे हो, CO2 को गैसियस स्टेट में लेके जा रहे हो। कैसे, डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझे, क्या समझे, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, देखिए, सीधा सीधा आपने जो है ना आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस, उसको आपने किस में बदल दिया, उसको आपने सॉलिड CO2 से डायरेक्ट कन्वर्ट करा है गैस में। ठीक है बच्चे, बीच में क्या नहीं आया। अगर आप सोचोगे तो हमें कैसे जाना चाहिए था, पहले सॉलिड लेते मैम, उसको कन्वर्ट करते आप लिक्विड में, फिर उस लिक्विड को लेके आप कन्वर्ट कर देते गैस में, है ना, होना तो यही चाहिए था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा सीधा अपनी CO2 सॉलिड जो कि है ड्राई आइस, उसको बदल सकते हैं CO2 गैस में। कैसे, अगर हम उसके प्रेशर को कर दे कम, कितना कम बच्चे, 1 एटमॉस्फेयर तक। कितना रिड्यूस करना पड़ेगा प्रेशर आपको, 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख देते हो 1 atm। ठीक है बच्चे, अगर आप 1 atm तक प्रेशर को कम कर दोगे, किसके प्रेशर को, सॉलिड CO2 के, तो वो क्या करेगी, वो अपने पार्टिकल्स को कहेगी कि भाई प्रेशर हो गया है कम अचानक से, अब तुम आराम से दूर दूर बैठो, घूमो फिरो, कहीं भी जाओ, है ना। तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, और उस डिस्टेंस के बढ़ने के साथ ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चे कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब ऐसा होने से क्या होगा, जो सॉलिड है वो सीधा ही बदल जाएगा किसमें, गैस स्टेट में। ठीक है, मतलब सीधा सॉलिड CO2 से गैसियस CO2 आ गया। अगर हमने प्रेशर को कर दिया रिड्यूस, कितना रिड्यूस, 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर तक। ठीक है, अब चले नेक्स्ट पे। अब हमें डिस्कस करना है कि इवेपोरेशन की जो एक प्रोसेस है ना, जो डेली लाइफ में हमारे आसपास बहुत ज्यादा होती है, आखिर ये प्रोसेस है क्या। आपके अगल बगल चारों तरफ कई जगह पे ये इवेपोरेशन का फिनोमिना चलता ही रहता है, लेकिन आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इवेपोरेशन होता क्या है।
अ सरफेस फिनोमिना, सबसे पहले क्या याद रखना है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कहाँ एक्ट करेगा, आपके सरफेस के ऊपर, अंदर नहीं जाना, बल्क में नहीं जाना, सिर्फ सरफेस पे रहना, ठीक है। अ सरफेस फिनोमिना in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। ठीक है बच्चे, अब ये कह रहे हैं कि evaporation एक सरफेस फिनोमिना है जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे लगेगा, ठीक है भाई। अब दूसरी चीज क्या है, इसमें क्या हो रहा है, evaporation में लिक्विड से कहाँ जा रहे हैं, गैसियस या फिर वेपर स्टेट पे गए आप। लेकिन बच्चे ये ध्यान देने वाली बात है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वो किस टेम्परेचर पे लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, उस टेम्परेचर पे जो कि उनकी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से कम है, मतलब ये प्रोसेस होनी चाहिए बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे एक बात बताइए, अगर आपका लिक्विड से वेपर बनता है ना बॉइलिंग पॉइंट पे जाके, तो आप उसे क्या कहते हो, उसे कह देते हैं बॉइलिंग का प्रोसेस, फिर तो वो इवेपोरेशन रहेगा ही नहीं, ठीक है। इवेपोरेशन सिर्फ कब होगा, जब टेम्परेचर होगा आपके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से नीचे, मतलब कम। Particles on the surface of a liquid have higher kinetic energy than others, so they break the forces of attraction between the particles and escape from the surface of liquid in the form of vapors। अब क्या कह रहे हैं बच्चे, अगर सपोज कीजिए, ये तो हमने इवेपोरेशन दिखाई, ठीक है, जो कि क्या है, सरफेस फिनोमिना है, मतलब इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं यही वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, अंदर वाले पार्टिकल्स कभी नहीं होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बच्चे देखिए, ये कह रहा है कि जो आपके सरफेस के पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये, इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। क्यों होता है कम बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होता है ना, तो अगर ये पार्टिकल देखो तो ये अपने अगल बगल वालों के साथ अट्रैक्शन फील तो करेगा, लेकिन इसके ऊपर तो खाली जगह है ना, यहाँ तो कोई वाटर पार्टिकल्स नहीं है, तो यानी कि ये जो अट्रैक्शन फील कर रहा है वो थोड़ी कम है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जो पार्टिकल हैं, मतलब कि मैं लिखती हूं बल्क में जो पार्टिकल्स हैं, इसमें क्या होगा, ये इनसे भी अट्रैक्शन फील करेगा और इनसे भी, मतलब बल्क का पार्टिकल चारों ओर से और पार्टिकल्स के फोर्स से घिरा है, लेकिन जो बैठा है सरफेस पे जाके उसके ऊपर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं कम, किसके कंपैरिजन में, बल्क पार्टिकल के कंपैरिजन में। इसीलिए ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये बच्चे वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर भी, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, जो कि है सरफेस फिनोमिना, जिसमें सरफेस पे जो पार्टिकल्स बैठे हैं वो चेंज हो जाएंगे लिक्विड से वेपर स्टेट पे, सिर्फ और सिर्फ बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ये चीज को याद रखना है कि जो टेम्परेचर है ना वो बिलो है, मतलब नीचे है बॉइलिंग पॉइंट के। अब चलते हैं आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। फर्स्ट फैक्टर क्या है, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। देखो बच्चे, कभी अगर आप छत पे गए हो कपड़े डालने, मम्मी बोलती है बेटा जाके छत पे कपड़े डालकर आओ, और क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बहुत आलस आता है और हम क्या करते हैं, ऐसे ही कपड़ों को फेंक कर आ जाते हैं बस कैसे भी, फिर बाद में मम्मी जाती है और मम्मी क्या करती है, उसे फैला फैला के सुखा कर आती है ना, हमेशा क्या कहती हैं,
कपड़ों को ऐसे ही इकट्ठा करके डालाओ, सूखेंगे ही नहीं, कहती है ना मम्मी। तो उससे क्या होता है बच्चे, मम्मी आखिरकार क्या बताना चाहती है, वो बताना चाहती है इवेपोरेशन को। मतलब जितना ज्यादा सरफेस का एरिया होगा, मतलब आप कपड़ों को जो है अच्छे से फैला फैला के सुखाओगे, तब क्या होगा कि इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि अब जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा होंगे, तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। पर जब सरफेस एरिया कम होगा तो वो पार्टिकल्स भी तो कम होंगे। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, एक और एग्जांपल बताऊं, अगर आप किसी छोटे बर्तन के अंदर कोई गर्म चीज पियोगे, जैसे ग्लास में पीते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, वो जो चाय है, ठीक है, वो आपकी होगी बहुत ही देर में ठंडी। अगर सेम उसी गरम गरम चाय को किसी ऐसे बर्तन पे रख दो जिसका मुंह हो थोड़ा बड़ा, तब क्या होता है, वो फटाफट ठंडी हो जाती है। यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ाने से बच्चे इवेपोरेशन भी बढ़ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंक्रीज इन दी टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो है बच्चे वो तो इवेपोरेशन को ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा ही, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही जल्दी आपके जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो टेम्परेचर है, यानी कि ये जो हमने T1 लिया है ये है हाई टेम्परेचर और T2 है लो टेम्परेचर। अब यहाँ क्या हो रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ना ये T1 में ज्यादा है और रेट ऑफ इवेपोरेशन T2 में कम है। यहाँ देखो कितने सारे सरफेस पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए और यहाँ सिर्फ थोड़े से ही हुए, क्योंकि टेम्परेचर के साथ में रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली बच्चे ह्यूमिडिटी का मतलब होता है डैम्पनेस। अब डैम्पनेस का क्या मतलब है, कभी कभार हमें चिपचिपापन महसूस होता है, तब हम क्या कहते हैं, ओहो आज तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। तो ऐसा क्या होता है, उस दिन ये होता है कि जो आपके एयर है ना आसपास, उसके अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, मतलब वाटर वेपर्स हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं, तभी हम बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है आज तो। ठीक है, अब क्या होगा, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर यानी कि डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर इज लो, इवेपोरेशन रेट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब एयर के पास क्या है, वाटर वेपर पहले से ही ज्यादा है। आप लिखिए, अगर ह्यूमिडिटी आपकी ज्यादा है मतलब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई है, बढ़ गई, यानी कि जो एयर थी उसके अंदर जो वेपर्स प्रेजेंट हैं वो क्या हैं, वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट हैं। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, जब आप इवेपोरेशन करा रहे हो तब आप अपने लिक्विड में से जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो। पर अगर आपकी एयर के पास पहले से ही बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो वो इवेपोरेशन की प्रोसेस को स्लो कर देंगे, क्योंकि वहां ऑलरेडी इतने सारे वेपर्स हैं, तो एयर कहेगी कि मुझे और वाटर वेपर्स की जरूरत नहीं है, आज तो ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। ठीक है बच्चे, तो जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वो इवेपोरेशन को कम कर देती है, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है। मोर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का ज्यादा होना मतलब लेस इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की प्रोसेस का कम होना। विंड देखिए, ये लास्ट फैक्टर, व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। यहां देखो जरा, जब आपने अपने सूप को ठंडा करने के लिए पंखे में रख दिया तब क्या होगा, बहुत फटाफट ठंडा हो जाएगा सूप, है ना। और अदरवाइज जो है
उसको ठंडा होने में थोड़ा बहुत समय लगेगा बच्चे। तो क्या आप समझ में आया यहाँ से? ये समझ में आया कि जब ये वेपर्स बन रहे हैं, मतलब जब जो आपका सूप का सरफेस है ना, उसमें से लिक्विड जा रहा है वेपर्स बनाने, तो जब ये वेपर्स बने और आपने उनको रख दिया कहाँ? हवा में, मतलब विंड में, तब क्या होगा बच्चे? जो ये वेपर्स बनेंगे वो आपके वेपर्स विंड के साथ उड़कर दूर जाते रहेंगे और इससे क्या होगा? और सरफेस पार्टिकल्स के इवेपोरेशन के लिए जगह बनती रहेगी। ठीक है, इसका मतलब विंड बढ़ाने से आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बच्चे हम एक चीज देखेंगे, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। मतलब क्या हुआ? जब भी आप बोलते हो कि इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसमें कूलिंग भी होती है साथ में, मतलब ठंडक महसूस होती है। आखिर क्यों? द कूलिंग कॉज्ड by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it takes latent heat of vaporization from surroundings which on losing heat get cooled। मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चे समझते हैं। देखिए, जब भी इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी तब क्या होगा? तब जो हमारे मॉलिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल्स जो थे कहाँ? सरफेस पे लिक्विड के, वो चले जाएंगे कहाँ? लिक्विड से वेपर की स्टेट में जाएंगे सरफेस से पार्टिकल्स। ठीक है बच्चे, अब वो पार्टिकल्स कैसे जाएंगे? एनर्जी तो चाहिए, तो वो किस रूप में एनर्जी को ले जाते हैं? वो ले जाते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में, हीट एनर्जी को। अब जब वो हीट एनर्जी लेंगे सराउंडिंग से तो क्या होगा? वहां का टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और उस टेम्परेचर के कम होने की वजह से कूलिंग मिलेगी, कूलिंग सेंसेशन होगी हमें। इसके कुछ बढ़िया से एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें भी देखते हैं। When we put acetone on our hand, it get vaporized by taking heat from our hand and our hand feels cool। क्या होता है? एसीटोन क्या है बच्चे? ये एक हमारा केमिकल कंपाउंड है जो कि होता है हाईली वॉलेटाइल। वॉलेटाइल किसे कहते हैं? जो उड़ जाता है जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, तो ये हाईली वॉलेटाइल होता है एसीटोन। इसे जैसे ही हम अपने हाथ पे रखते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? ठंडक महसूस होती है। ठीक है, क्यों होती है आखिर वो ठंडक? वो ठंडक बच्चे इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि जो एसीटोन है ना, वो क्या करेगा? जब हम उसे अपने हाथ पे रखेंगे तो वो हमारे हाथ से हीट ले लेगा। किस लिए? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए। ठीक है, जब वो हाथ से लेगा हीट तो हाथ कैसा फील करेगा? कूल फील करेगा क्योंकि वहां का टेम्परेचर तो कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सेकंड देखिए, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर to keep us cool and comfortable as cotton is good absorber of water, so it absorbs the sweat from our body and exposes it to air for evaporation of sweat, thus cools our body। मतलब गर्मियों में ऐसा ही क्यों कहते हैं कि कॉटन के ही कपड़े पहनो? आखिर क्यों बच्चे? इसके पीछे भी है इवेपोरेशन का फिनोमिना। वो कैसे समझते हैं? देखो बच्चे, जब भी हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, क्योंकि जब चुभती जलती गर्मी है तो पसीना बहुत ज्यादा आता है ना? और वो पसीना क्या करता है? वो हमारी बॉडी को ठंडक देता है। जब पसीना बाहर निकलता है तो हमें ठंडा क्यों महसूस होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना, तो वो जितना भी पसीना हमारी बॉडी निकालती है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब उसे सोख लेगा बच्चे। और फिर क्या करेगा? फिर वो जो कॉटन का कपड़ा है उससे होती है इवेपोरेशन की प्रोसेस, यानी कि जो पसीना है वो लिक्विड से जाता है वेपर स्टेट में। पर
इसके लिए उसे क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। अब वो कहाँ से मिलेगी, आपकी बॉडी से मिलेगी, तभी तो बॉडी में क्या महसूस होगी, ठंडक महसूस होगी। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर, दिस वाटर टेक्स हीट फ्रॉम ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू इवेपोरेट एंड thus मेकिंग द प्लेस कूल। जब भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है बच्चे, तब हम क्या बोलते हैं कि जमीन पे थोड़ा पानी डाल दो, ठंडक महसूस होगी। ये क्यों, ये भी इसलिए ताकि जब हम अपनी जमीन पे, ग्राउंड पे पानी डालेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब जो है वो पानी जब इवेपोरेट होगा, यानी कि लिक्विड से वेपर बनाएगा, तब वो ग्राउंड से, जमीन से हीट एनर्जी लेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए। और वो हीट एनर्जी जब हमारा ग्राउंड दे रहा है वाटर को इवेपोरेशन करने के लिए, तो उससे वो ग्राउंड जो है वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या थे हमारे इवेपोरेशन की कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स बच्चे। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये हो गया है कंप्लीट बच्चे। अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे।